हेलो स्टूडेंट्स, पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज लक्ष्मीपुर देवरुआ द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं तशरीफ़ खान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम इस क्रम में स्टडी कर रहे हैं इंटरमीडिएट का सिंथेसिस, जहां हम सबसे पहले सीख रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सिंथेसिस करते समय 3 चीज़ें करनी होती हैं, जहां आपको सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप 8 नियमों का पालन करते हुए, 8 नियमों को अप्लाई करते हुए, 8 रूल को अप्लाई करते हुए बना सकते हैं। पहला पार्टिसिपल, दूसरा इन्फिनेटिव, तीसरा जिरेंड या नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, केस इन अपोजिशन, नाउन या फ्रेज केस इन अपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजंक्शन एंड का प्रयोग करते हुए जब आप सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को, तो जुड़ा हुआ वाक्य क्या कहलाता है? सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जहां पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हुए आप कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जहाँ मैंने आपको बताया कि अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो और वह सब्जेक्ट एक काम के तुरंत बाद कोई दूसरा काम कर रहा हो, तो हाँ, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस कर सकते हैं वाक्य को। फिर दूसरा, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर पहले सेंटेंस में दिया गया कोई नाउन दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और उसके साथ की जो क्रिया हो वो कंटिन्यूअस में हो, यानी आईएनजी फॉर्म में हो, तो वहाँ हम उस आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब को उस नाउन के ठीक बाद लिख देते हैं। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन भी था कि अगर नाउन निर्जीव हो तो वह आईएनजी फॉर्म वाली क्रिया उसके पहले लिखी जाती है, उसके बाद में नहीं लिखी जाती है। आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपने अच्छे देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए, तब ये दूसरा पार्ट देखिए। ये हमारा दूसरा पार्ट है, जहाँ मैंने लिखा है कि टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले तो हम इसी को समझ लेते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल है, आपने पढ़ा होगा कि जब क्रिया के अंत में आ ई एक साथ हुआ, हुई, हुए आए और कार्य कंप्लीट दिखाए, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और वह हमेशा V3 होता है। यानी एक सेंटेंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर सेंटेंस लिखा हुआ है कि मुरझाया हुआ फूल, मुरझाया हुआ फूल, तो मुरझाना यहाँ पर क्या है? एक क्रिया है और इसके अंत में क्या है? हुआ आया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फेंटेड फ्लावर। ये होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि सिंथेसिस करते समय इसका क्या योगदान है। पिछले क्लास में हाई स्कूल और 9th में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, यानी टू मेक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे। मैंने पिछले वीडियो की तरह मैं आपको इस वीडियो में भी बताना चाहूँगा कि जब कभी भी आप सिंपल सेंटेंस बनाना लिखें तो सबसे पहली चीज़ ये लिखें, कंडीशन टू अप्लाई। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम कब करेंगे सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पर है कंडीशन टू अप्लाई, यानी किस कंडीशन में हम इस रूल से, यानी पास्ट पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो मैंने लिखा है कि जब एक सेंटेंस का कोई नाउन, यानी 2 या 2 से अधिक सेंटेंस दिए हुए हैं और उन सेंटेंसेज में कोई ऐसा नाउन हो जो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो। पहले सेंटेंस में, मैं पहला नहीं कहूँगा यहाँ पर, यानी 2 या 2 से अधिक दिए गए सेंटेंसेज में कोई ऐसा नाउन हो जिसका जो वही नाउन दूसरे सेंटेंस में जाके सब्जेक्ट हो जाता हो तथा उसके बाद V3 हो, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो, तो हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैंने लिखा है कि ए बॉय केम टू मी, एक लड़का मेरे पास आया। ठीक, अब पहले सेंटेंस में आप ध्यान से देखें तो हमारे पास एक नाउन है, वो नाउन कौन है? बॉय। हमारा नाउन कौन है? बॉय। और दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा है ही वॉज इंजर्ड, वो घायल था। तो ध्यान से देखें कि यही किसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है, तो आप कहेंगे सर यही आपने बॉय के लिए इस्तेमाल किया है। तो यानी जब एक सेंटेंस का कोई नाउन दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, तो पहले सेंटेंस का ये बॉय हमारा नाउन है, ये दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है। यहाँ तक हम बात समझ में आ रही है।
उसके आगे मैंने लिखा है तथा उसके बाद V3 हो, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया हो, तो आप जानते हैं कि ये इंजर्ड यहाँ पर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यानी दिया गया यह सेंटेंस पूरी तरह से इस कंडीशन पर उतरता है। यहाँ हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि आई बॉट अ पेन। यहाँ पर हमारे पास एक नाउन है पेन, ये पहले सेंटेंस में है। देखते हैं क्या ये दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है। आगे लिखा है इट या द पेन, ये दोनों चीज़ें लिख सकता है, या तो इट लिखेगा या द पेन लिखेगा। इट वॉज ब्रोकन, ये टूटा हुआ था, तो टूटा हुआ क्या था, पेन। यानी ये जो पेन है पहले सेंटेंस में नाउन है, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और इसके साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, ब्रोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये V3 है, ये क्या है, V3 है, और ये भी V3 है। तो ये पूरा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। यानी यहाँ पर हम जो है पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। कल जो मैंने आपको बताया था सेम यही चीज़ था, लेकिन पहले सेंटेंस में जो नाउन था वो भी दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो रहा था, लेकिन उसके साथ ING फॉर्म वाला वर्ब यूज़ किया जा रहा था। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। आगे मैंने लिखा है कि रूल टू सिंथेसिस, बनाने का क्या नियम है, कैसे रूल हम सेंटेंस को सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस का बहुत व्यापक मीनिंग नहीं है। सिंथेसिस मतलब होता है सेंटेंसेस को जोड़ना। कैसे जोड़ना, भाव में परिवर्तन किए बगैर, यानी भाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और ऐसे वाक्य को जोड़ देना है, ठीक है। रूल मैंने लिखा है कि V3 को, यानी दूसरे सेंटेंस का जो V3 होगा उसको उस नाउन के ठीक पहले रख देना है, ठीक है। उस नाउन के ठीक पहले रख देना है जिसकी वो बात कर रहा है, जिसके बारे में वो बात कर रहा है। यानी पहले सेंटेंस में हमारा नाउन पेन है, दूसरे सेंटेंस में ब्रोकन किसकी बात कर रहा है, पेन की बात कर रहा है, तो पेन के पहले लाके रख देना है। दूसरे सेंटेंस में हमारा बॉय क्या है, नाउन है, और इंजर्ड किसकी बात कर रहा है, उसी की बात कर रहा है। तो इस V3 को, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म को उठा के लाके कहाँ रख देना है, नाउन के ठीक पहले रख देना है। सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको बना के देखते हैं कि क्या सेंटेंस बन जा रहा है, और बनने के बाद सेंटेंस पे कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, उसके सेंस में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है। इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कंडीशन को फॉलो करता है, इस कंडीशन पर इस कंडीशन को जस्टिफाई करता है कि आप यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। करना कैसे है, जिस नाउन के बारे में V3 बता रहा है उस नाउन के ठीक पहले रख देना है। तो मैंने क्या लिखा, आई बॉट अ ब्रोकन पेन, आई बॉट अ ब्रोकन पेन, ठीक है। ये वाला नाउन था, इसके लिए V3 इस्तेमाल किया गया था, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसको हमने क्या किया, लाके यहाँ पर रख दिया, और ये हमारा जो जुड़ा हुआ वाक्य है क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। सेंटेंस के सेंस पे क्या प्रभाव पड़ा ये देख लेते हैं। पहले सेंटेंस में कह रहा है आई बॉट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदा। दूसरे सेंटेंस में कह रहा है इट वॉज ब्रोकन, वह टूटा हुआ था। कलम कैसा था, टूटा हुआ था। दूसरे सेंटेंस में आप क्या कह रहे हैं, आई बॉट अ ब्रोकन पेन, मैंने एक टूटा हुआ कलम खरीदा। तो हम देख रहे हैं कि सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सेंटेंस के सेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दूसरा सेंटेंस हमारा है, तो ध्यान से देखें, पहले सेंटेंस में हमारा कौन सा नाउन दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है, आप कहेंगे सर बॉय, ठीक है। और इसके लिए वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया गया है, इंजर्ड, तो यह वर्ब ठीक इसके पहले होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, ए इंजर्ड बॉय केम टू मी। आपको एडजेक्टिव चैप्टर मैंने बताया था, एडजेक्टिव चैप्टर में जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे वो जून से पहले वाले, उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो है, वर्ब एज एडजेक्टिव, वो वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखा होगा आपने तो। वर्ब एज एडजेक्टिव, तो वर्ब यहाँ एडजेक्टिव का काम कर सकता है। तो इंजर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पार्सिंग ऑफ वर्ड भी मैंने आपको बताया था, जहाँ वर्ड दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं लेकिन सेंटेंस में फंक्शन दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब था, ए बॉय केम टू मी, एक लड़का मेरे पास आया, ही वॉज इंजर्ड, वो घायल था। आप कह रहे हैं इंजर्ड बॉय केम टू मी, एक घायल लड़का मेरे पास आया, भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे यहीं पर, अक्सर मैंने बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है। तो आप जो आर्टिकल प्लेस करते हैं वो उसके ठीक बाद आए हुए साउंड के अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं।
यहाँ पर जो बॉय का साउंड था वो बॉय था, तो वहाँ आर्टिकल ए लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो साउंड निकल के आ रहा है इंजर्ड, वो साउंड किस चीज़ का कर रहा है? वॉवेल का साउंड कर रहा है। तो जब वॉवेल का साउंड करेगा तो इस ए को आपको क्या करना पड़ेगा? एन करना पड़ेगा। तो जो सही सेंटेंस होगा वो होगा एन इंजर्ड बॉय केम टू मी। एन इंजर्ड बॉय केम टू मी। कितने मिनट का हुआ? अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जहाँ बच्चे जाके कंफ्यूज होते हैं। यहाँ नीचे मैंने 3 सेंटेंस लिखा हुआ है। पहले सेंटेंस मैंने लिखा है कि ही गेव मी अ फ्लावर, उसने मुझे एक फूल दिया। इट वॉज फेंटेड, ये फेंटेड था यानी मुरझाया हुआ था। तो ध्यान से आप देखें कि पहले सेंटेंस में हमारा नाउन फ्लावर है, जो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और इसके साथ V3 इस्तेमाल किया गया है, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल के कंडीशन को जस्टिफाई करता है। ठीक। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है ही सा रमेश। इस सेंटेंस में हमारा नाउन रमेश है। ही वॉज वीपिंग, वो रो रहा था। और इस सेंटेंस में हमारा नाउन कौन है? रमेश है। और ये दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है और इसके साथ V4 इस्तेमाल किया गया है, यानी ING फॉर्म वाला वर्ब इस्तेमाल किया गया है। क्या इस कंडीशन को जस्टिफाई करता है? नहीं करता है। ठीक है। दूसरा सेंटेंस ही सा अ डॉल, हाँ ही सा अ डॉल, उसने एक डॉल देखा। इट वॉज डांसिंग, वो नाच रही थी। डॉल नाच रहा था। डॉल जो गुड़िया था वो क्या कर रहा था? नाच रहा था। तो पहले सेंटेंस में हमारा नाउन डॉल है, दूसरे सेंटेंस में वो सब्जेक्ट है और इसके साथ ये V4 लिया हुआ है। ठीक है। तो यह कल वाले वीडियो पे है और ये आज वाले, ये पहले क्लास पे था कि अगर पहले सेंटेंस का नाउन सब्जेक्ट हो, उसके साथ ING फॉर्म हो तो फिर उसको बाद में रखेंगे, और थर्ड फॉर्म हो तो उसके पहले रखेंगे। यानी जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो इस सेंटेंस में ये जो फेंटेड वर्ड है कहाँ आ जाएगा? फ्लावर से पहले आ जाएगा। ही गेव मी अ फेंटेड फ्लावर। ठीक है। ही सा रमेश, ये वीपिंग रमेश के बाद आ जाएगा। ही सा रमेश वीपिंग। ठीक। तीसरे वाले में क्या है? फिर ये डॉल से पहले आ जाएगा। डॉल से पहले क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये निर्जीव चीज़ है। जब लाइफलेस चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर ING फॉर्म वाले को उससे पहले लिखना पड़ता है। तो ही सा अ डांसिंग डॉल, ही सा अ डांसिंग डॉल। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर था। अब कल अगले क्लास में हम देखेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हुए कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आज कुछ आपको पढ़ा है, बेहतर समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।